नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट दोस्तों जोशी आपका स्वागत करता हूं मैं रिव्यू मास्टर में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे राफेल कंट्रोवर्सी के बारे में, जिसका आप में से बहुत लोगों ने सजेशन दिया। इस वीडियो में आपको तीन चीजों के बारे में बताऊंगा। राफेल डील कब से स्टार्ट हुई, कब से खत्म हुई। दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा कि किन क्लॉज के कारण गवर्नमेंट जो इसकी डिटेल है वो साझा नहीं कर रही है पब्लिक को। और तीसरी बात यह होगी कि ये कंट्रोवर्सी एक्चुअल में कंट्रोवर्सी है या केवल फैलाया गया प्रोपेगेंडा है। तो चलिए जान लेते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं जान के कि राफेल एयरक्राफ्ट को खरीदने की कवायद कब स्टार्ट हुई। सन 2000 में इंडियन एयरफोर्स ने भारत सरकार के सामने MMRCA को खरीदने का प्रपोजल सामने रखा था, यानी कि मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट को खरीदने का प्रपोजल भारत सरकार के सामने रखा था। और 2001 में इसका RFI जारी किया गया, जिसमें यह कहा गया था कि इस प्रकार के 126 एयरक्राफ्ट खरीदे जाएंगे, 18 फ्लाईवे कंडीशन में आएंगे और 108 HAL के द्वारा बनाए जाएंगे। ये RFI में जारी किया गया था। और उसके 6 साल बाद 2007 में रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी किया गया। तो आप सोच सकते हैं कि 6 साल का डिले कर दिया गया उस समय की तत्कालीन गवर्नमेंट के द्वारा। इस रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल का कुल जो दाम था वो 42,000 करोड़ रुपए आंका गया था। और इसमें कई देशों, कई कंपनियों को इसका RFP जारी किया गया था, जिसमें से कुछ नाम मैं आपको बता देता हूं। रशियन मिग 35 की बात की गई थी, स्वीडिश JAS 39 की बात की गई थी, फ्रेंच के राफेल की बात की गई थी, अमेरिका के F-16 फॉल्कॉन की बात की गई थी, और अमेरिका के बोइंग की FA-18 सुपर हॉर्नेट की बात की गई थी, और यूरो फाइटर टाइपून की बात की गई थी। तो इन कंपनियों को रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी किया गया, या आप कह सकते हैं 42,000 करोड़ रुपए का एक टेंडर निकाल दिया गया। इसके बाद 2008 में जिन कंपनियों को इसमें भाग लेना था उसने अपना टेंडर सबमिट कर दिया। 2011 में जाके यह डिसाइड हो पाया कि हम यूरोफाइटर टाइपून या राफेल में से किसी एक को लेंगे, क्योंकि इन दोनों का ही बिड लोएस्ट था। और कभी भी डिफेंस मिनिस्ट्री दो कंपनियों को चुनती है, दो प्रोडक्ट को चुनती है, ताकि उनमें प्राइस नेगोशिएशन किया जा सके। और लास्ट में उन्होंने डसॉल्ट के राफेल को चुना, जो कि 2012 की घटना है। और 2013 में इसका प्राइस नेगोशिएशन स्टार्ट हुआ, मतलब प्लेन के अलावा हम क्या क्या चीजें और लेंगे, इस पर दाम का नेगोशिएशन स्टार्ट हो गया। 2014 में गवर्नमेंट चेंज हो गई, दोनों ही जगह गवर्नमेंट चेंज हुई, फ्रांस में भी चेंज हुई, हमारे यहाँ भी चेंज हुई, और पूरा का पूरा प्रोसेस स्लो पड़ गया। मतलब 2000 में कवायद स्टार्ट की गई, 2014 तक कुछ नहीं हो पाया। इसके बाद 2015 में प्रधानमंत्री मोदी जब फ्रांस की यात्रा पे गए तो उन्होंने डायरेक्ट डिसाइड कर लिया, डायरेक्ट गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील करने का एक सोच लिया, एक मन बना लिया, और उन्होंने कह दिया कि राफेल को हम खरीदेंगे और 36 राफेल खरीदे जाएंगे। 2015 में फ्रांस ने 11.8 बिलियन यूरो 36 फाइटर के लिए मांगे थे, और 2016 में फ्रांस के प्रेसिडेंट ने कहा कि 8.6 बिलियन यूरो में डील पक्की की जाए। पर इंडिया इतने पे भी नहीं माना, और फ्रांस को उसने 7.878 बिलियन यूरो में मना लिया, यानी कि पूरी डील 59,000 करोड़ रुपए में फाइनल हो गई। तो कुल मिला के 2016 में ये डील फाइनल हो गई और सितंबर में इसको साइन कर लिया गया। तो सन 2000 की ओपन की हुई डील 2016 में समाप्त हो पाई। अपने आप में ये बहुत बड़ा चर्चा का विषय है। हमें स्कैम से पहले इस जो लंबे समय तक पेंडिंग पड़ा रहा ये प्रोजेक्ट, इस स्कैम के बारे में डिस्कस करना चाहिए। बहरहाल इसको छोड़ के हम फ्रांस और भारत के बीच में ऐसा कौन सा सीक्रेसी का क्रॉस है जिसके कारण भारत सरकार इस डील को जनता के सामने नहीं रख पा रही है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 2008 में भारत और फ्रांस के बीच में डिफेंस सेक्टर को लेकर एक एग्रीमेंट पे साइन हुआ था, जिसके आर्टिकल 11A में लिखा हुआ है कि भारत और फ्रांस के बीच में जो भी डिफेंस डील होगी उसको दोनों पार्टी के बिना कंसेंट के बाहर जारी नहीं किया जा सकता। यदि दोनों पार्टियां चाहेंगी तभी उसको बाहर डिक्लेयर किया जाएगा, मतलब जनरल पीपल्स को बताया जाएगा। और इसी एग्रीमेंट के आर्टिकल 18.3 में लिखा हुआ है कि यदि दोनों गवर्नमेंट में से कोई भी पार्टी चाहती है कि यह एग्रीमेंट नहीं रहना चाहिए, तो वह 6 महीने पहले एक पत्र जारी करे, एक लेटर जारी करे, और उसके द्वारा ही इस एग्रीमेंट को खत्म किया जा सकता है। और इसी के द्वारा ही 5 साल के लिए और ज्यादा इस एग्रीमेंट को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो 2008 25 जनवरी को यह एग्रीमेंट साइन हुआ था, तो 2018 24 जनवरी को यह एग्रीमेंट खत्म हो गया। अभी इस चीज की जानकारी नहीं है कि इस एग्रीमेंट को आगे बढ़ाया गया है कि नहीं बढ़ाया गया है, पर 24 जनवरी से पहले जितने भी डील हुई होंगी उसको भारत सरकार आगे जारी नहीं कर सकती है, जनता को नहीं बता सकती है बिना फ्रांस के कंसेंट लिए हुए। तो अब अपने कंट्रोवर्सी के मेन मुद्दे पर आते हैं कि यूपीए गवर्नमेंट ने कहा कि उन्होंने 54,000 करोड़ रुपए में 126 राफेल की डील साइन की, जबकि भारत सरकार ने 59,000 करोड़ रुपए में 36 राफेल की डील साइन करी। रुपए में इसलिए मैं आपको बता रहा हूं और करोड़ और मिलियन का इस्तेमाल इसलिए नहीं कर रहा हूं, केवल करोड़ का इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि हम आसानी से इसी चीज को समझ पाते हैं। तो इस
हिसाब से यूपीए गवर्नमेंट में जो रफेल आ रहा था वो 526 करोड़ रुपए का आ रहा था, और जो एनडीए गवर्नमेंट में आ रहा है वो 1500 से 1600 करोड़ रुपए में एक रफेल हमें पड़ रहा है। पर दोनों ही दामों में कुछ डिफरेंस है। जो यूपीए गवर्नमेंट की बात की गई है वो बेस प्राइस है, मतलब केवल और केवल प्लेन आपको इसमें मिलेगा। पर एनडीए गवर्नमेंट में जो ये 1500 से 1600 करोड़ रुपए लग रहे हैं उसमें एड ऑन चीजें भी मिलेंगी, उसके बारे में भी अभी हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल दाम में जो डिफरेंस है ये इन कारणों से है। एनडीए गवर्नमेंट की अगर बेस प्राइस की बात की जाए तो वो 670 करोड़ रुपए है, मतलब इसमें आपको एरोप्लेन मिलेगा, केवल और केवल एरोप्लेन मिलेगा। इसके अलावा वेपनरी जो मिलेंगी वो 710 मिलियन यूरो की मिलेंगी, स्पेयर पार्ट जो मिलेंगे वो 1800 मिलियन यूरो के मिलेंगे, और वेदर और टेरेन कंपैटिबिलिटी फिट्स जो उसमें लगे होंगे वो 1700 मिलियन यूरो के मिलेंगे, और परफॉर्मेंस बेस्ड लॉजिस्टिक सपोर्ट जो मिलेगा वो 353 मिलियन यूरो का मिलेगा, जिसका कुल दाम मिलाकर हो जाता है 32,280 करोड़ रुपए लगभग। और दोनों अगर जो बेस प्राइस और इस प्राइस को मिला दिया जाए तो वो लगभग 58,000 करोड़ रुपए या 59,000 करोड़ रुपए हो जाते हैं। तो यूपीए गवर्नमेंट का जो कहना है कि उनका 527 करोड़ रुपए दाम है, वो केवल और केवल प्लेन का दाम है, और यहाँ पर एड ऑन चीज लगी हुई है। अभी और भी चीज हम डिस्कस करेंगे जिसपे आपको बड़ी हंसी आने वाली है, अभी उस चीज को भी हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा यूपीए गवर्नमेंट का कहना था कि 108 जो एचएएल बनाएगा, भारत की कंपनी थी, उसकी सरकारी कंपनी थी, उसको काम मिलता तो बहुत अच्छा होता, भारत में पैसे आते, पर यहाँ पर एक प्राइवेट कंपनी को दे दिया गया, रिलायंस को दे दिया गया साथ में कोलैबोरेशन करने के लिए। तो यहाँ पे भी क्या झोल झाल है, इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा आपको जो बिजनेस ऑफसेट के बारे में है वो भारत सरकार का क्या है। भारत सरकार ने जो फ्रांस के साथ इस ऑफसेट पर डील की है वो 50% ऑफसेट, मतलब 50% कैशबैक जैसी चीज पर हस्ताक्षर किए हैं। फ्रांस को इस डील से जितने भी पैसे मिलने वाले हैं उसके 50% को वो भारत में इन्वेस्ट करेगा और यहीं उस प्रोडक्ट को डेवलप करेगा, और उसके बाद जाके उसको फ्रांस में लगाया जाएगा और वहां से तब एयरक्राफ्ट आएंगे। यानी कि इस डील के लगभग 27,000 करोड़ रुपए भारत में ही लगेंगे, जिसमें से 20,000 करोड़ रुपए ऑलरेडी डसॉल्ट लगा चुका है रिलायंस के साथ साझेदारी करके। अब यह डसॉल्ट का काम है कि वो किसको साझेदार चुनता है, क्योंकि उनको फटाफट रफेल बना के देने हैं, ना कि स्लो बना के देने हैं। तो यह प्राइवेट कंपनियां होती हैं, वो अपने पार्टनर को खुद चुनती हैं और तेजी से जो काम कर सके उनको चुनती है। यहाँ पर एचएएल की बात की जाए तो डसॉल्ट जो चाहता था एचएएल से कि वो 3 करोड़ मैन आवर में 108 रफेल को तैयार कर दे, पर एचएएल का ही कहना था कि वो इससे 3 गुना ज्यादा समय लेगा। तो यहाँ पर क्लियरली 3 गुना दाम बढ़ जाने वाला था यदि एचएएल 3 गुना ज्यादा समय लेने वाला था। और यदि हमें रफेल अभी 3 साल में मिल रहा है 36 रफेल, अगर एचएएल बनाता तो उनका 3 गुना समय आप कह सकते हैं, यानी कि 10 से 11 साल इसमें लगने वाले थे। और इन सब चीजों के जानने के बाद मैं एक बहुत बड़ी चीज आपको बताने जा रहा हूं। कांग्रेस जो कह रही है कि उन्होंने इतने दाम पर नेगोशिएट कर लिया था, एक्चुअल में ऐसा कोई दाम था ही नहीं। ऑन पेपर इस तरह का कोई दाम नहीं है, केवल और केवल मुंह से कहा जा रहा है कि 2012 में हमने नेगोशिएट कर लिया था, 2013 में हमने नेगोशिएट कर लिया था, इतने दाम पे नेगोशिएट कर लिया था। ऑन पेपर किसी भी चीज के बारे में नेगोशिएट नहीं किया गया था। तो जो इतनी मैंने कंपैरिजन की, या दूसरे यूट्यूबर जो कंपैरिजन कर रहे हैं, या सरकार जो कंपैरिजन कर रही है, वो बिल्कुल निराधार है, क्योंकि एक तरफ कोई प्राइस नहीं है ऑन पेपर और दूसरी तरफ प्राइस है। तो किसी भी तरह से इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। यदि दोनों ऑन पेपर प्राइस होती तो ही जाके इस चीज को जस्टिफाई किया जा सकता था। और कुछ पार्टियां अपने शॉर्ट टर्म गेन के लिए लॉन्ग टर्म मुंह खा सकती हैं, क्योंकि जब जनता ये जानेगी कि इनके पास तो कोई आधार ही नहीं है, आने वाले 6 महीने में जब जनता यह जान जाएगी कि यह निराधार बात की गई थी, तो इनको लॉन्ग टर्म हानि होने वाली है। तो इस कंट्रोवर्सी को सम अप किया जाए तो 4 से 5 चीजें निकलकर सामने आती है। एक तो 16 साल इस डील को होने में क्यों लगे, चर्चा इस विषय पे होनी चाहिए। दूसरी बात, यदि एचएएल को प्रोडक्ट दे दिया जाता तो इसमें लगने वाले थे 10 से 15 साल। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात कि यहां पर कंपैरिजन नहीं हो सकती, क्योंकि यूपीए गवर्नमेंट का जो प्राइस है, जो नेगोशिएशन है, वो ऑन पेपर नहीं है, केवल और केवल एनडीए गवर्नमेंट का ही है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया। अगर आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधित कोई सवाल या सुझाव तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। और इस वीडियो के प्रति जो भी ख्याल हो, जो भी दिल से ख्याल आ रहा हो, उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा। मैं सारे कमेंट का सम्मान करता हूं। नमस्कार, थैंक यू।